अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ MCQs की। कुछ मुख्तलिफ जगहों से MCQs इकट्ठे किए हैं मैंने, उनको डिस्कस करते हैं तो उससे भी कुछ आप लोगों को आइडियाज़ हो जाएंगे। पहला सवाल है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ टाइम पीरियड इक्वल टू 2 seconds, then what's the relation of acceleration with displacement? What is relation of acceleration with displacement? तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन का रिलेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट है विद नेगेटिव साइन। और अगर हम यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट ओमेगा हम लिखते हैं, तो वो ओमेगा जो है जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा हमारे पास 2 पाई ओवर टी के बराबर है। तो यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा 2 पाई ओवर टी एंड टू एक्स। तो टाइम जो है तो वो 2 सेकेंड है, टाइम 2 सेकेंड है। तो फिर आपके पास 2 कैंसल, तो एक्सेलरेशन का जो रिलेशन आएगा x के साथ वो पाई x आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा सवाल ये है कि 2 सिलेंडर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, 2 cylinders made from same materials and have equal mass, यानी दोनों का mass भी equal है। तो फिर जो है अगर टॉर्क दोनों की सेम हो तो फिर एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होगा, यानी किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा और किसकी कम होगी। यानी टॉर्क ऑफ ए इक्वल टू टॉर्क ऑफ बी। अब चूंकि सिलेंडर है और अच्छा, इसमें एक दूसरी आपको बात बताई है कि सेम मटेरियल है, सेम मैस है, लेकिन डायमीटर ऑफ ए जो है वो ग्रेटर है डायमीटर ऑफ बी से, यानी एक का डायमीटर दूसरे से बड़ा है। तो टॉर्क दोनों की सेम है, तो हम जानते हैं आई ऑफ ए एंड अल्फा ऑफ ए इक्वल टू आई ऑफ बी अल्फा ऑफ बी। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब ये आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास बराबर है mr² इंटू 1/2। ये सिलेंडर को जो भी होगा वट एवर कॉन्स्टेंट इसके साथ जो भी आ जाए, लेकिन mr² होता है, यानी इसकी डायमेंशन mr² होती। तो इसमें भी हम m तो कांस्टेंट है तो हम d को लेंगे d² डिवाइडेड बाय 4, और ये साथ में m ये कांस्टेंट है सारी चीजें, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है विद स्क्वायर, यानी I जो है वो D के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा d² a अल्फा a इक्वल टू db² अल्फा b। अब देखिए इस तरह के सवालों में आप लोगों ने क्या करना है। अब चूंकि दोनों कांस्टेंट हैं, यानी दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं, टी ए और टी बी दोनों इक्वल हैं, डायमीटर ऑफ ए ज्यादा है डायमीटर ऑफ बी से, यानी डी ए की वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी d² जब हम लेंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, और ये दोनों कांस्टेंट भी हैं और इसकी वैल्यू कम आएगी। तो फिर लाजमन इसकी जो अल्फा की वैल्यू होगी, यानी हम कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए इज स्मॉलर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी, या आप कहेंगे कि द एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर ए इज स्लोअर, एक्सेलरेट स्लोअर देन बी। तीसरा जो है वो क्या है हमारे पास, तीसरा MCQ है कि फर्ज करें कि हमारे पास एक प्लेनेट है जिसका रेडियस हमारे अर्थ के रेडियस से 4 टाइम कम है, r/4। तो फिर उसकी स्किप वेलोसिटी क्या होगी, यानी इसकी स्किप वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास स्किप वेलोसिटी का जो फार्मूला है किसी भी प्लेनेट के लिए 2g/r है, रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। अब यहां पर स्टूडेंट से गलती हो सकती है, वही कहेंगे कि r/4, तो r की जगह r/4 करके उसको नीचे ले जाएंगे, 2 हो जाएगा, और इस तरह जो है तो वो v स्केप ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2 कह देंगे। ये v स्केप
वेलोसिटी ऑफ अर्थ है। लेकिन याद रखें कि जब हमारे पास रेडियस में कमी आएगी तो उसकी ग्रेविटी पर भी असर पड़ेगा। तो चलें लिखते हैं ग्रेविटी के जनरल फार्मूला। वो हमारे पास है G = Gm/r²। अब अगर हम दूसरे प्लैनेट की ग्रेविटी की मालूम करना चाहें तो वो होगी Gm, और यहां पर आपके पास आ जाएगा r/4² तो इससे आपके पास आ जाएगा Gm/r², और 4 का स्क्वायर 16। तो इस प्लैनेट की जो ग्रेविटी होगी वो 16 टाइम ऑफ अर्थ हो जाएगी। तो फिर हम देखेंगे कि 2 और यहां पर 16G इंटू आर और 4 16, यहां पर देखें 4 बच गए, 4 बाहर चला जाएगा अंडर रूट से, तो 2GR। ये तो स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, तो इसका मतलब है कि हमारी उस प्लेनेट की जो स्केप वेलोसिटी होगी वो अर्थ के डबल हो जाएगी। तो जैसा कि स्टूडेंट डिस्कशन जारी है हमारी डिफरेंट एमसीक्यूज के ऊपर, यहां पर एक एमसीक्यूज है कि अगर सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन जो है वो 70 डाइन्स पर सेंटीमीटर है, और आपसे कहा जा रहा है, और मैं अक्सर स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि प्लीज डिफरेंट यूनिट्स और कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे किसी हवाले से भी किसी यूनिट को भी कन्वर्ट करने का कहा जा सकता है, डाइन पर सेंटीमीटर। तो इसको कहता है कि इसको MKS सिस्टम, जो कि हमारा SI सिस्टम है। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि हमारा जो SI सिस्टम है, यानी 3 जो सिस्टम है हमारे पास बेसिक, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, ये CGS सिस्टम का याद रखें। अगर कोई ये भी पूछ सकता है आपसे, मुख्तलिफ सवाल की जा सकते हैं कि 70 डाइन पर सेंटीमीटर ये सरफेस टेंशन है, ये बताएं ये किस सिस्टम से है, तो आप बता सकते हैं ये CGS सिस्टम का है और MKS सिस्टम, ये 3 मशहूर सिस्टम है यूनिट्स के। और ये हमारे पास SI सिस्टम, ये जो MKS सिस्टम है ये बेसिकली SI सिस्टम है। तो अब कहा जा रहा है कि 70 डाइन पर सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करके दिखाएं। तो कन्वर्जन के लिए आपको यूनिट्स के रिलेशन का भी पता होना चाहिए, और साथ में प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीफिक्स पता होने चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 डाइन जो है, 1 डाइन ये 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर है, और 1 सेंटीमीटर ये 10⁻⁻2 मीटर के बराबर। तो बहुत ही आसान हो गया, 70 into 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 10⁻2 एंड मीटर, न्यूटन मीटर आ गया, यानी MKS सिस्टम में आ गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आ गया। ऊपर ले जाएंगे तो 70 into 10⁻⁵ प्लस 2 और 70 into 10⁻⁻3। अब आंसर ये भी हो सकता है, इससे आंसर मुख्तलिफ भी हो सकता है, यानी इसको आप पॉइंट को यहां ले जाएं तो 7 into 10⁻⁻2 पर मीटर। तो आंसर दोनों पॉसिबल हैं, जो भी आंसर आपको दे दे। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि अगर फर्ज करते हैं कि एक हमारे पास मूविंग रोटेटर है कोई भी, और उस पर उसके डायमीटर के ऊपर 2 डिफरेंट पॉइंट पर फोर्स लग रही है जो कि कपल बनाती है, यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल फोर्स लगे तो इसे हम कपल कहते हैं। अब इसमें अगर आपको रेडियस दे दे तो फिर आपने कपल, यानी कपल बेसिकली टॉर्क ही है, उसकी डायमेंशन टॉर्क से मिलती है, कपल और टॉर्क। तो अगर वो आपको कहते कि कपल मालूम करें, अगर रेडियस दिया हो तो फिर 2RF होगा। लेकिन अगर वो आपको डायमीटर दे दे तो फिर कपल जो है वो DF के बराबर होगी, यानी डायमीटर इनटू फोर्स मैक्सिमम, यानी जब एंगल 90 का हो तभी आप इस तरह लिख सकते हैं। तो यहां पर उसने आपको यानी बेसिकली आपको उसने डायमीटर दिया हुआ है और फोर्स दी हुई है 5 न्यूटन। तो बहुत ही आसान, 2 × 5 तो यह आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। ये आपके पास टार्क या कपल आ गई है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपसे कहता है कि R जो है वो रेजिस्टेंस है और C जो है वो कैपेसिटेंस है। तो RC जो है इसका यूनिट क्या होगा या इसकी डायमेंशंस क्या होंगी?
मैं स्टूडेंट्स को अक्सर सजेस्ट करता हूं कि किसी भी फॉर्मूले की, किसी भी रिलेशन की आपको डायमेंशंस, यूनिट्स मालूम होनी चाहिए। अगर आप ईटा दे रहे हैं तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। तो अब आरसी, ये टाइम, इसका आरसी को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये बेसिकली इसका नाम टाइम कांस्टेंट है और ये बेसिकली वो टाइम होता है जिसमें कोई कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज और डिस्चार्ज होता है। यानी ये सवाल भी आपसे आ सकता है कि आरसी टाइम कांस्टेंट है, किस चीज के लिए होता है? तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली टाइम कांस्टेंट है, लिहाजा इसका यूनिट सेकंड है और इसकी डायमेंशन m0, L0 एंड T⁻1। कभी आपके पास इसकी सिंपल डायमेंशन t भी दी जा सकती है और कभी इस सूरत में भी दी जा सकती है, लिहाजा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप वर्टिकल दो चीजों को भेजते हैं ऊपर की तरफ, एक की वेलोसिटी v1 है और दूसरी बॉल की वेलोसिटी v2 है, लेट्स से बॉल्स हैं, और इनकी जो वेलोसिटी की रेशियो है यानी v1 डिवाइडेड बाय v2, ये आपके पास 2 और 3 है। तो फिर ये बताएं कि इसकी जो और मैक्सिमम हाइट तक अगर ये जाएं तो इनकी हाइट्स की रेशियो क्या आएगी? तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि 2as = vf² - vi², ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 2 - g और h = vf तो 0 होगा तो -v² कैंसल। तो अब अगर हम 1 और 2 के लिए लिखें तो 2gh1 = v1², 2gh2 = v2²। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें तो फिर हमारे पास h1 डिवाइडेड बाय h2 आपके पास आ जाएगा v1 डिवाइडेड बाय v2 होल स्क्वायर, और ये आपके पास किसके बराबर है? ये आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर के बराबर है। तो आपके पास h1 डिवाइडेड बाय h2 की जो रेशो है वो आपके पास 4/9 आ जाएगी। इसके अलावा भी आपसे पूछा जा सकता है, मुख्तलिफ सवाल आपसे आ सकते हैं, लेकिन रेशो के सवाल इसी तरह के आते हैं। तो आगे चलते हैं, है कौन सा है? तो याद रखें जो ग्राफ इस तरह कांस्टेंट चल रहा है ये डैम्प्ड नहीं है, यानी ये नॉन डैम्प्ड है, यानी इसकी डैम्पिंग है ही नहीं। डैम्प्ड किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि जब एक बॉडी की ऑसिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीज हो तो वो हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती है, और जब हमारे पास कोई बॉडी हैवीली डैम्प्ड हो या अंडर डैम्प्ड हो, स्मॉल डैम्पिंग हो, तो उनके कंसेक्यूटिव ग्राफ ऐसे आते हैं। तो आपको ये ग्राफ्स भी मालूम होने चाहिए डिफरेंट, यानी एक एमसीक्यूज के साथ मैं आपको और चीजें भी बता रहा हूं। टाइम पीरियड ऑफ सम ऑसिलेटिंग बॉडी इज 20 माइक्रोन सेकेंड, या इसको आप माइक्रो सेकेंड्स भी कह सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बहुत ही आसान सवाल, 1/t, 1/20 माइक्रो का मतलब 10 या माइक्रोन का मतलब 10⁻⁶, ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा और 1 के साथ 6 0 आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 2, और ये 0 0 के साथ और 2 1s are 2 5s are, तो 50,000 हर्ट्ज ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे को उलट है। मैं अक्सर कहता हूं कि आप एक चीज को याद रखें। तो आमतौर पे हमारे लिए टाइम पीरियड आसान होता है, चाहे मैस स्प्रिंग सिस्टम का हो, पेंडुलम का हो या मैस स्प्रिंग सिस्टम का हो, हमारे लिए दोनों जो है तो आसान होते हैं। आप टाइम पीरियड मालूम करें, चाहे आपको कोई भी चीज़, क्योंकि आपको लेंथ जी मुख्तलिफ चीज़ें दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी मालूम करें, तो आप टाइम पीरियड मालूम करें, उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दें फ्रीक्वेंसी में। कभी कभार ये बहुत आसान भी हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि 20 वेव्स इन 1 सेकेंड। तो बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी बता रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। ये एक्चुअली फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का। तो 20 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 20 हर्ट्ज आपको उसने फ्रीक्वेंसी बता दी, और साथ में बता रहा है कि वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो फिर लैम्डा क्या होगा? बहुत ही आसान, v = f लैम्डा एंड लैम्डा = v/f। तो 20 डिवाइडेड बाय 20, तो वेवलेंथ आपके पास 1 मीटर आ जाएगी। इस तरह के मजीद डिस्कशन भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में।
और इंशाल्लाह अगर इसका आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगा हूं कि इंशाल्लाह इस